हमारे बिहार में आप सबका स्वागत है। हेलो। प्रतिबाधा ना, पिछला क्लास किनका किनका छूटा हुआ है? वेरी गुड। प्रतिबाधा, इस क्लास में अगला क्लास है क्या? इस क्लास में नेक्स्ट क्लास है क्या? 5 से 6 खाली है ना? पिछला क्लास प्ले कर देना। पिछले क्लास में खाली छूटा है, पिछला क्लास प्ले कर देना। ठीक है, प्ले हो जाएगा यहाँ पर, आप लोग कर लीजिएगा क्लास जिनका छूटा हुआ है। ठीक है ना? मुझे मेरा बात, आ जाइए प्रतिबाधा पर, इम्पीडेंस। प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। ठीक है, ये क्या होता है सर? अगर खाली रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा? खाली अगर रेजिस्टेंस होगा, खाली क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। इसके विरोध को, इस परिपथ में जो विरोध होगा, इसको आर से डिनोट करते हैं। इसको प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर इंडक्टर होगा, ये सिंबल एसी का है कि डीसी का? चला, अगर ऐसा होगा तो एसी, और अगर ऐसा होगा ऐसा, अगर ऐसा होगा तो डीसी। इज दैट क्लियर? ये एसी है और ये डीसी। मेरे बच्चों, अब जो यहां विरोध होगा ना, इसको तो प्रतिरोध कहते हैं ना? क्या कहते हैं? अब जो यहां विरोध होगा, यहां का जो विरोध होगा, इसको हम एक्सेल से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे आपको। और इस एक्सेल को कहते हैं प्रेरणी प्रतिघात। क्या कहते हैं इसको? प्रेरणी प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं इसको? और अगर कैपेसिटर होगा, क्या होगा? कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर होगा, इसमें जो विरोध होगा तो कहते हैं एक्सी। इसको कहते हैं संधारित्र प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। संधारित्र प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मिक्सअप हो, मिक्सअप मतलब ऐसा हो, रेजिस्टेंस भी हो, इंडक्टर भी हो, एक से ज्यादा कुछ भी हो, या तो दो हो या तो तीनों हो, बोलेंगे? या तो ऐसा हो, या तो ऐसा हो, ठीक है? या तो है ना, कैसे ये है क्या? है ना, है। इस सब में से, इस सब का अगर अकेले होगा तो रेजिस्टेंस, ई रहेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, ई होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
लेकिन अगर इस सब रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा, तो उसके प्रतिरोध को प्रतिरोध नहीं कहते हैं, उसके प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं, उसके विरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं, और इसको जेड से डिनोट करते हैं। अगर एक से अधिक होगा तो उसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड। किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। अकेले रहेगा, अकेले अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो इसके विरोध को आर से, अगर इंडक्टर रहेगा तो एक्सएल से, अगर कैपेसिटर रहेगा तो एक्सी से। बोलिए, किससे? एक्सी से। एनी डाउट? और एक से अधिक रहेगा तो उसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, उस विरोध को, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। बोलिए, तो यहां अगर मान लीजिए एक से अधिक होगा, तो इस परिपथ में अगर हमको करंट निकालना होगा तो आई बराबर वी बाई जेड करेंगे, तब यहां अगर निकालना होगा तो आई बराबर वी बाई आर करेंगे, आई बराबर वी बाई एक्सएल करेंगे, आई बराबर वी बाई एक्सी करेंगे। पिछला क्लास अगर आप नहीं थे तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए पिछला क्लास जरूर कीजिएगा। इसका मतलब हम ये कह सकती है, इसका मतलब जान हमर ये हम कह सकते हैं कि किसी एसी परिपथ के, यही ना परिपथ है, किसी एसी परिपथ के संपूर्ण प्रतिरोध को, विरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। बोलेंगे, संपूर्ण विरोध को या प्रतिरोध को की कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। किसी एसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए विद्यमान कुल अवरोध को इंपीडेंस, इसी को इंपीडेंस इंग्लिश में कहते हैं इंपीडेंस, और हिंदी में कहते हैं प्रतिबाधा। ठीक है, अब देखो इसका प्रतीक क्या है? जेड, और मात्रक क्या है? ओम। मात्रक तो जितना भी प्रतिरोध, प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सबका प्रतिरोध कितना? ओम। सबका यूनिट कितना? ओम। बोलो, इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस रेजिस्टेंस रिएक्टेंस से बनता है। एक होता है इंपीडेंस ट्रायंगल, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप पाइथागोरस पढ़े हैं क्या? हम बताएंगे आगे कि ये कैसे, ये जो ये लाइन लिखा हुआ है इसका मामला क्या है। अब कहता श्रेणी आरएल परिपथ, चला आरएल परिपथ मतलब आर होगा और एल होगा। आरएल परिपथ में क्या होगा? आर होगा और एल होगा। इसका जो प्रतिरोध होगा ना, चला ये जो यहां हम लोग देख रहे थे, इसको हम कह सकते हैं आरएल परिपथ। इसका प्रतिरोध होता है, यानी प्रतिरोध को प्रतिबाधा ना कहते हैं, इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये आर है और ये एक्सएल है। जाने जा मेरी मजबूरी को तूने नहीं जाना, एक्सएल। फिर यहां आएंगे आर और सी न है, इसको आर कहेंगे और इसको एक्सी कहेंगे। तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, होगा, और अगर तीनों रहेगा तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का ये जनाब। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और अगर इसको हम तोड़ते हैं, इसको तोड़ के हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बोलेंगे माइनस एक्सी स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि 2xl एक्सी भी ना एक टर्म आएगा। बोलेंगे, इस पर हम लोग माइनस प्लस पर भी चर्चा कर लेंगे कैसे कैसे करना है। तो पहले समझिए आरएल परिपथ। आरएल परिपथ का जो प्रतिबाधा होगा वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। हो बोलिए, आई इज इक्वल टू हो सकता है अंडर रूट भी या बट जेड, जेड के जगह यही ना आएगा, जेड भी आई बराबर भी बटा आर ना होता है।
आर प्रतिरोध है तो इसका प्रतिरोध तो जेड न है। कंप्लीट मैथमेटिक्स सही चैप्टर, कंप्लीट मैथ है, ठीक है। आज जो लोग नहीं पढ़े हैं तो आप कहिएगा तो कल हम जो है, आप थोड़ा और 1 घंटा और कल फिर भी रुक जाइएगा तो कल भी शुरू से एक बार चला देंगे। 3 गो क्लास होगा, आज शुरू से कर लीजिए, पहला क्लास से कर लीजिए, फिर कल दूसरा क्लास कर लीजिएगा, फिर परसों तीसरा क्लास कर लीजिएगा। तीनों पहले का हो जाएगा तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। जिनको करना होगा, जिनको नहीं करना होगा आप जा भी सकते हैं। बोलिए, पहला दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करके चला देंगे तो एक दिन में 2 गो हो जाएगा। अभी 1 घंटा बैठिएगा ना तो पूरे हो जाएगा, कहिएगा तो हम व्यवस्था करवा देते हैं। जो लोग पढ़ेगा वो पढ़ लेगा। एक घंटे में हो जाएगा, इक्कीस को भेजना। अब देखिए सर, कहता है यदि आर परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, आर इस परिपथ का कुल प्रतिरोध है और एक्सल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा। यदि विद्युत पिछड़ने का कोण फाई से दर्शाया जाता है तो कॉस फाई बराबर हम बोले थे आर बटे जेड, पिछली क्लास में बोले थे, आपको शायद याद होगा। इसको पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसको किस फैक्टर के नाम से जानते हैं, पावर फैक्टर। कॉस फाई इज इक्वल टू होता है आर बटे जेड, कॉस फाई इक्वल टू आर बटे जेड। इस चैप्टर का जो जहां से चैप्टर शुरू हुआ है, दोनों वीडियो को कहीं पर अपलोड कर दीजिए ताकि फास्ट फॉरवर्ड में चलाया जा सके। इस पर चलेगा, इस पर चलाना है ऐसे। अभी इस क्लास के बाद व्यवस्था कर लीजिए। चैप्टर जहां शुरू हुआ है, कितना नंबर चैप्टर है, 5 नंबर, अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम। देख लीजिए, 2 क्लास होगा शायद, 2 या 3 क्लास, 2 क्लास होगा। दोनों को उसी हिसाब से अपलोड कर लीजिए, अपलोड करके दुगना स्पीड पे चला दीजिएगा, 20 मिनट में खत्म हो जाए। रिवीजन नहीं चला करना है, एक बार हो जाएगा रिवीजन। अब देखो, श्रेणी आरसी परिपथ है, चला आर और सी रहेगा इसमें 10 मिनट में, लेकिन कर दीजिएगा। ये आर रहेगा और ये क्या रहेगा, सी रहेगा। तो आर और सी रहेगा तो बताइए, तो यहां जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। हाँ जी, इनका कहना है कि जेड को ऐसे गाय करते हैं, इसका मतलब हुआ छोटकी जेड, ऐसे लिखोगे तो बड़की जेड। अच्छा, कोई बात नहीं, बिहार बोर्ड से न है, एक्स वाई जेड के कहीं पते नहीं है 10वां तक, 10वां तक इंग्लिश में फेल, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप आगे जाइए, यही ना होता है। हाँ सही है राहुल शाह जी, डीसी के लिए जो शब्द आता है वो है प्रतिरोध, जबकि एसी के लिए जो शब्द आता है उसी प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं इस परिपथ में प्रतिरोधक तथा संधारित्र किस क्रम में जुड़े होते हैं, ये प्रतिरोधक और ये संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो यहां से अगर हम लेते हैं, यदि आर परिपथ का कुल प्रतिरोध एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी लिखेंगे। यदि विद्युत धारा के आगे बढ़ने का कोण फाई से दर्शाया जाता है, यहां भी पावर फैक्टर और कॉस फाई और आर बाई जेड होगा। एक फॉर्मूला होता है चला शक्ति का, P बराबर वी आई कॉस फाई, P बराबर क्या होता है, वी आई कॉस फाई। अब कहता है आर एल सी परिपथ, ये है आर, ये है एल, ये है सी, आर एल सी परिपथ। आर एल सी परिपथ होगा चला तो रेजिस्टेंस भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और इंडक्टर भी होगा। कहता है इस परिपथ में प्रतिरोधक, इंडक्टर तथा संधारित्र तीनों किस क्रम में संयोजित होता है, श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। यदि प्रतिरोधक आर, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी हो तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना है कि बड़का में से छोटका को घटाना है, इसमें से किसको घटाना है। अब मेरी जाने तमन्ना, मेरी जाने मोहब्बत, मेरी जाने मुरब्बत, ये जेड प्रतिबाधा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर
ई माइनस साइन और इस साइन का डिफरेंस है, ये दोनों में चला डिफरेंस है, ध्यान रखना। यहां जो है ना, यहां माइनस साइन नहीं होकर के ऐसा साइन होगा। इस साइन बताता है कि बड़का में से छोटका को घटा देना है, पॉजिटिव रखना है वैल्यू। सुन रहे, वही बात यहां लिखा हुआ है, देखो यहां अगर ऐसे लिखते हो तुम 2 -3 तो इज इक्वल टू -1, लेकिन अगर 2 ऐसे लिख के 3 लिखोगे तो ये हो जाएगा 1। हाँ, दर्शाता इज ऑलवेज पॉजिटिव। उपरोक्त सूत्र में चिन्ह ये का तात्पर्य है, हम बोले 2.5 साल पहले पढ़े हैं, उतने ताजा है जितना 2.5 साल पहले था, क्योंकि सर ये मामला है टेक्निकल का, टेक्निकल की चीजें भुलाई नहीं जाती। एक बार थ्योरी सेटिंग हुआ मतलब फिर तोरा कभी नहीं सोचना, एक बार पलटी मारेगा सारी चीजें घप घप जाएगी। कहते हैं, अच्छा चला हम बहुत दिन पहले ही पढ़े होंगे, दिमाग में मेरा सेट है 3 साल पहले, हमको लगता है 2019 की बात है। 2019 के बाद तो गैप इन रह गया, 2 बार 3 बार पढ़ा है, अपने दिमाग में एडजस्ट हो जाता है कि ये जो साइन है इसमें बड़का में से किसको घटाना है, छोटका को। उपरोक्त सूत्र से इस चिन्ह का तात्पर्य है अंतर, अर्थात बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर क्या प्राप्त करना है, अंतर। यदि धारा और वोल्टेज का फेज अंतर फाई हो और पावर फैक्टर बराबर cos फाई बराबर आर बाई जेड होगा, ये फिक्स फॉर्मूला है, और P बराबर होता है वी आई कॉस फाई, जहां P पावर है, V वोल्टेज, I करंट है, cos फाई पावर फैक्टर है, cos फाई पावर फैक्टर है। अब पावर फैक्टर क्या होता है, यो ना बात है। ये पावर फैक्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। पावर फैक्टर किसी भी मशीन का पावर फैक्टर अगर बढ़िया है तो समझ लो मशीन बढ़िया है, अगर पावर फैक्टर खराब है तो समझ लो मशीन खराब। पावर फैक्टर शक्ति गुणांक, हमको हर वर्ड का हिंदी आता है, शक्ति गुणांक, पावर मतलब शक्ति और फैक्टर मतलब गुणांक, ठीक है। अनुनाद, अब अगर आरएलसी सर्किट में, कौन सर्किट में चला, आरएलसी सर्किट में है ना, आरएलसी सर्किट, कौन सर्किट में, आरएलसी सर्किट में अगर ये आर है, ये एल है और ये सी है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो एक्सएल होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो एक्सी होगा। तो यहां जो प्रतिबाधा होगा जेड बराबर वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर एक्सी स्क्वायर होगा। अच्छा, ये कहता है अनुनाद के केस में, रेजोनेंस के केस में एक्सएल जो होता है वो एक्सी के बराबर हो जाता है। कौन केस में, रेजोनेंस के केस में एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है। इनका सर पहला ही क्लास होगा, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, अगले चैप्टर से बुझाएगा। अगर यहां z इज इक्वल टू हम लेते हैं तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर और एक्सएल बराबर होगा एक्सी के, जीरो ना हो जाएगा रे, ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा, 2 - 2 कितना, 0, ये हो जाएगा 0, z इज इक्वल टू हो जाएगा आर, होगा। तो हम कहते हैं कि अगर अनुनाद के केस में जब एक्सएल बराबर एक्सी होगा तो ये अनुनाद का कंडीशन होगा, उस कंडीशन में प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होता, ठीक है, कहते हैं। अच्छा चला, ये आरएलसी सर्किट में होगा कि केवल आरएल या आरसी या एलसी या आरएलसी में होगा, तीनों रहेगा तब ना ये दोनों फैक्टर रहेगा। हाँ, काहे बराबर होता है, कि अनुनाद का जिसमें विद्युत धारा का मान उच्च हो जाता है। आप कहिएगा कैसे, तो देखिए ये भी सही क्वेश्चन है। साइंस में चला हर बात का जवाब होता है, अगर हमको नॉलेज कम है तभी हम कहेंगे कि सब ऐसे होता है। नॉलेज अगर है सही मायने में, कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकली फिक्स हैं, यहाँ ये बातें फिक्स है, नहीं तो साइंस में हर चीज का जवाब है। अनुनाद वो कंडीशन है जब ये वाला टर्म 0 हो जाता है, इसका मतलब प्रतिरोध का मान ई टर्म नहीं रहता है, अर्थात प्रतिरोध का मान कम होता है कि ज्यादा होता है, कम ना होता है रे, ई वाला टर्म 0 हो जाता है,
तो प्रतिरोध का मान केवल आर के बराबर होता है, अर्थात प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान ज्यादा हो जाएगा। तो जब ये दोनों काम करना बंद कर देगा, काम नहीं करेगा, तब हम कहेंगे धारा का मान उच्च हो जाएगा। धारा का मान उच्च हो जाएगा तब सर्किट गर्मा जाएगा, और गर्मा के धीरे धीरे जब कैपेसिटर तुम्हारा चार्ज स्टोर करना बंद कर देता है, धीरे 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 देखना, नया नया एम्पलीफायर लाओगे गर्म नहीं होगा, धीरे 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 वो 1 घंटा चलेगा, गर्म आ जाएगा। पूरे का पावर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हाँ, कहीं निकलेगा, एक्सएल और एक्सी को हम इग्नोर करेंगे, आगे बात करेंगे उसके लिए। आगे है उसका मामला, क्वेश्चन में जाएंगे ना तो आपको हम क्लियर कर देंगे। आपका इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई है? इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई है ना? वेरी गुड। पर बेड़ा पार है, बस फॉर्म भर के खाली चलाना। हाँ, 3 नंबर आप तो बस समझ में आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी समझिए आपको हो गया। हाँ, क्या नहीं होगा? 3 नंबर से नहीं होगा, 10 नंबर लाना पड़ेगा। 10 10 नंबर नहीं आएगा तो बगलो ब्लास पूछ के लिख देना, निगेटिव है सबको ये कर देना तुम, वो लाने का जरूरत नहीं है, सबको ए वो लड़की तो नाक से नेटा निकलते रहता तो ओकरो हो गया साफ एकदम बकलेल, ओकरो हो गया। अब सबको बोली कि सबको तो एक सम तीनों को नहीं होगा। ये तो या नीतीश कुमार का राज है यहाँ पर, आपको महिलाओं को तो मतलब भयानक। अब तुम समझो 2500 में 700 महिलाओं, 800 महिला को होना है, 900 को। अरे मजाक लग रहा है। पिछला बार का कट ऑफ है 3 नंबर, तो 5 नंबर जाएगा बाबू। नहीं है, लड़की है ये नहीं आईटीआई में। आईटीआई की हुई इलेक्ट्रीशियन से जो लड़कियां हैं वो देखो ना, क्लासे में देख लो क्या परसेंट है तुम लोग, 0.0000 माइक्रोन में है। अब बाबू हो जाएगा इसमें, अदरवाइज नहीं लेना है। तो मान लो सरकार का अपना पॉलिसी है कि हमको वुमेन्स को बढ़ाना है, ये उनकी पॉलिसी है, इसमें आपकी हमारी बहनें भी जा सकती हैं, सभी लोग जॉब कर सकते हैं। लेकिन कुछ ज्यादा ही रिजर्व हो गया ही। अब 2500 में 700 800 बच्चे पूरे नहीं करता है, बच्चे नहीं पूरता, सब सीटें खाली जाता है। आपको क्या मुश्किल से 100 को बच्चा नहीं पूरेगा, 100 लड़कियां नहीं होंगी जो इलेक्ट्रीशियन से। आप कितने लड़की को जानते हैं इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हुए? एकाध को जानते होंगे। 500 लड़का था जिसमें एक भी लड़की नहीं। बहुत अच्छा आप काम किया। आरएलसी परिपथ की में स्थिति जिसमें एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए तो रेजोनेंस कहलाता है, और ऐसा परिपथ श्रेणी रेजोनेंट परिपथ कहलाता है। सीरीज रेजोनेंट परिपथ में कुल रिएक्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये पूरा का पूरा जीरो ना हो, कुल रिएक्टेंस शून्य हो जाएगा तथा इंपीडेंस परिपथ के कुल प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। पर हिंदी में, अरे दुष्ट, हिंदी में तो बोल रहे हैं। सीरीज श्रेणी अनुनाद परिपथ में कुल प्रतिबाधा शून्य हो जाएगा तथा प्रतिबाधा परिपथ के कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। ऐसे में जल्दी याद होगा, मारेंगे इतना मार के। हाँ, इन्हें समझ में आया? चला ई अभी हो गया एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, हमारा पहला क्लास है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। अगला चैप्टर से बुझाएगा। जेड बराबर हो जाएगा आर। आज जब शुरू से पढ़ेगी ना तो थोड़ा इंग्लिश से समझ में आएगा, हिंदी नहीं बुझाएगा। जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा, चला, क्योंकि जेड बराबर आर स्क्वायर, और ई तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा तो जेड बराबर आर हो जाएगा। तो कहते हैं जेड बराबर आर हो जाएगा। तो बताओ इस कंडीशन में आप एक बात बताइए कि अगर हम एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करते हैं, जो पिछला क्लास किए होंगे उन्हीं को बुझाएगा,
एक्सएल इज इक्वल टू, अगर हम एक्सी करते हैं, एक्सएल का फॉर्मूला क्या था? 2πfl। एक्सी का फॉर्मूला था 2πfc। कोई भी चैप्टर शुरू से कीजिएगा, क्लास नहीं छोड़िएगा, तभी इलेक्ट्रिशियन में समझ में आएगा। फिटर में जब जहां से शुरू कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, जहां से शुरू कर दीजिए इंजन चालू होवे करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिछले से शुरू कीजिएगा, रिंच कसने लगी है। लेकिन यहां अगर मामला गड़बड़ा है तो गड़बड़ा जाएगा। यहां से फ्रीक्वेंसी का मान कितना हो जाएगा बता मेरी जान? इसको हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर, ई एफ को इस साइड लाएंगे, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर, बोलो ई एफ उस साइड जाएगा, एफ स्क्वायर इस साइड आएगा 1/4 स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो 1/LC हो जाएगा। ई एफ को रूट हटा स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई 1/√LC। बोलो देखो वही किया हुआ है। एक्सएल इज इक्वल टू, अगर एक्सी होगा तो 2πfr/L, आर बोले तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, आर बोले तो अब बराबर 1/2πfrc इज इक्वल टू fr इज इक्वल टू 1/2π√LC होगा। बोलेंगे यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब है एपरेंट पावर, यही ना, एपरेंट पावर। चला हाँ जी, हाँ ठीक है, तुम अरेंज करो, नहीं लोग चल जाएगा शुरू से, इस चैप्टर के स्टार्टिंग से। हाँ, और फास्ट करके चलाना है, हो जाएगा ना। अब देखिए सर, एक्सएल इज इक्वल टू, अगर हम एक्सी लेते हैं तो इसी कंडीशन से हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाता है 1/2π √ क्या LC। ई फॉर्मूला महा VVI, M VVI मार लो इसको, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। अब आते हैं सर हम किस टॉपिक पे? द टॉपिक इज आभासी शक्ति। कौन शक्ति चला? आभासी शक्ति। देखें तो बाबू, आभासी शक्ति यही ना है, एक है आभासी शक्ति, एक है वास्तविक शक्ति। और एगो है प्रतिकारक शक्ति, यानी एपरेंट पावर। पावर तीन प्रकार का, शक्ति जो होता है चला, ये कितने प्रकार का? तीन प्रकार। एक होता है आभासी शक्ति, दूसरा वास्तविक शक्ति, तीसरा प्रतिकारक शक्ति। आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और कौन शक्ति? प्रतिकारक शक्ति। आभासी शक्ति P इज इक्वल टू होता है, P एपरेंट इज इक्वल टू V इंटू आई। P एपरेंट इज इक्वल टू V इंटू आई। V क्या है? वर्ग, मतलब वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, बोलो रे, V और I। और वास्तविक शक्ति होता है, रियल पावर जो होता है वो होता है VI, यानी आभासी शक्ति गुना कॉस फाई। ये जो प्रतिकारक शक्ति होता है, जो रिएक्टिव पावर होता है, वो होता है आभासी शक्ति यानी VI इंटू साइन फाई, इंटू कौन फाई? साइन फाई। ये तीन गो शक्ति होता है, आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और कौन शक्ति? प्रतिकारक शक्ति। रे अब पढ़ो, कहता है आभासी शक्ति एसी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मानों का गुणनफल अर्थात V इंटू आई को आभासी शक्ति कहते हैं। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? इसे वोल्ट और एम्पियर कह सकते हैं, इसे वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया करते हैं, तथा बड़ी इकाई को किसमें व्यक्त करते हैं? किलो वोल्ट एम्पियर में। फिर उसको कहता है, इसको जो वास्तविक शक्ति को वाट या किलो वाट में व्यक्त करते हैं, कहते हैं एसी परिपथ में आभासी शक्ति यानी VI
VI आभासी शक्ति ना, तथा शक्ति गुणांक के गुणनफल को वास्तविक शक्ति कहते हैं। ऐसे व्यक्त करते हैं किसमें? वाट में। किसमें? वाट में। और बड़ा होगा तो किसमें? किलोवाट में। और फिर प्रतिकारक शक्ति, तो ये हो जाता है VI sin phi। कहते हैं आभासी शक्ति VI तथा धारा व वोल्टेज के फेज कोण sin phi के गुणनफल को क्या कहते हैं? प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। अब चला एक ग्राफ है जिसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। यानी हो गया शक्ति कितना प्रकार का? कौन कौन? वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति और आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और प्रतिकारक शक्ति। आभासी शक्ति हो गया VI, वास्तविक शक्ति हो गया VI cos phi और प्रतिकारक शक्ति हो गया VI sin phi। ठीक है, और XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये सर आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया। XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा तो रेजोनेंस कहलाएगा। बोलो रे। और अगर तीनों में होगा, 3 होगा या 1 से अधिक होगा तो उसको प्रतिरोध कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे। और रेजोनेंस के केस में इंडक्टेंस, इंडक्टिव प्रतिरोध जो होता है वो 0 होगा कि नहीं होगा? इस केस में प्रतिरोध का मान Z बराबर R के बराबर होगा। बोलो रे। अब यहां से आप लोग सर पहले